Hello everyone, I'm Smriti Sinha here and welcome back to our channel Science Zone. Today you follow, tomorrow we lead. And if you are new to my channel, please hit the subscribe button given below. And if you have not watched my previous video on the first chapter, that is basic chemistry, then you can click on the I button given above. And today we are going to start with a new topic, that is chapter number 3 from the Maharashtra State Board syllabus, standard 11th, basic analytical techniques. So this is the chapter number 3 from Maharashtra State Board syllabus 11th standard, basic analytical techniques. So the topic to be covered in this chapter are introduction, purification of solids, distillation, solvent extraction, and chromatographic techniques. Today we are going to deal with introduction and purification of solids. So these two topics today we are going to cover, introduction and purification of solids. So let's begin with introduction. So in this nature, whatever compounds are present or exist, all are in impure stage. जो भी केमिकल सब्सटेंस नेचर में अकर होते हैं वो इम्प्योर स्टेज में अकर होते हैं. नमक जो सी में है, ठीक है, मेटल्स जो ओर में हैं, सब इम्प्योर हैं. तो हमें उन्हें प्यूरिफाई करके ही यूज़ कर सकते हैं. जो हम लैब में सिंथेसाइज करते हैं, सपोज हमने NaCl लैब में सिंथेसाइज किया नमक को, वो भी क्रूड और इम्प्योर फॉर्म में ही रहेगा. ठीक है, तो लैब में सिंथेसाइज करो या नेचर में पाया जाने वाला कोई भी केमिकल कंपाउंड है इम्प्योर. यदि हमको उस कंपाउंड को स्टडी करना है या फिर उसे यूज़ करना है, उसके पहले हमें उसे प्योर बनाना होगा. हम उस केमिकल कंपाउंड को प्योर बनाए बिना उसे यूज़ भी नहीं कर सकते हैं या फिर उसको स्टडी भी नहीं कर सकते हैं. सो प्यूरिफिकेशन और सेपरेशन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है केमिस्ट्री के लिए. उसके बिना हमारे पास कोई भी कंपाउंड प्रॉपरली अवेलेबल नहीं रहेगा. Therefore, purification and separation plays a very important role in all chemistry labs. Okay, and method of purification and separation of compounds depend on the difference in their physical property. हम कोई भी केमिकल कंपाउंड को प्योर कैसे बना सकते हैं या प्यूरिफाई या सेपरेट कैसे कर सकते हैं, बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज. फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ओके, वॉलेटिलिटी, ये सब क्या आ गया, फिजिकल प्रॉपर्टीज. और इनके बेसिस पे हम कोई भी केमिकल कंपाउंड को प्योर बना सकते हैं. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स. तो नेचर में मैटर 3 फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. तो आज हम पढ़ेंगे प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स. ओके, सो सॉलिड्स में कंटेन 2 टाइप्स ऑफ इम्प्यूरिटीज. सॉलिड में 2 टाइप की इम्प्यूरिटीज पाई जाती है. पहले टाइप की इम्प्यूरिटी, जो इम्प्यूरिटी और जो मेन सब्सटेंस है दोनों भी सेम सॉल्वेंट में सॉल्यूबल है. सपोज मेरे पास नमक और चीनी, ठीक है, नमक और चीनी दोनों का मैंने मिक्सचर बना लिया और मैंने उन्हें बोला आपको सेपरेट करने के लिए. दोनों भी सॉलिड है बट दोनों भी पानी में सॉल्यूबल है. ठीक है, तो ये इस तरह की इम्प्यूरिटी हो गई जिसमें मेन सब्सटेंस और इम्प्यूरिटी दोनों भी सेम सॉल्वेंट में सॉल्यूबल है. ये फर्स्ट टाइप ऑफ इम्प्यूरिटी. सेकेंड है विच आर नॉट सॉल्यूबल इन द सेम सॉल्वेंट. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सैंड और नमक का मिक्सचर दिया तो, और मैंने कहा आपको इसको प्योर करने के लिए, तो आप इसे पानी में डिजॉल्व करके सैंड वैसे के वैसे रह जाएगा और नमक पानी में डिजॉल्व हो जाएगा. मतलब दोनों भी इम्प्यूरिटी और मेन सब्सटेंस दोनों भी सेम सॉल्वेंट में सॉल्यूबल नहीं है.
तो पहला एग्जांपल है नमक और चीनी दोनों भी सेम सॉल्वेंट में सॉल्युबल है, सो द इम्प्योरिटी एंड द मेन सब्सटेंस बोथ आर सॉल्युबल इन सेम सॉल्वेंट। और सेकेंड जिसमें इम्प्योरिटी और मेन सब्सटेंस दोनों भी सेम सॉल्वेंट में सॉल्युबल नहीं है। तो पहला वाला तो आज हम नहीं पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ने वाले हैं सेकेंड मेथड। So the second type of impurity can be very easily separated using suitable solvent, क्योंकि solvent और solute और impurity जो मेन सब्सटेंस और impurity दोनों भी मेन सॉल्वेंट में सॉल्यूबल नहीं है, इसलिए हम उन्हें डिसॉल्व करके एक प्रॉपर सॉल्वेंट में impurity और मेन सब्सटेंस को अलग कर सकते हैं और उन्हें सेपरेट कर सकते हैं बाय फिल्ट्रेशन मेथड। फॉर एग्जाम्पल घर में चाय बनता है, तो चाय बनने के बाद जो चाय पाउडर है वो तो दूध में सॉल्युबल नहीं है, पर चीनी दूध में सॉल्युबल हो गया, करेक्ट। और अब हमने उसे चाय छन्ने पे छान लिया, दैट इज फिल्टर कर लिया, उसे हम कहेंगे फिल्ट्रेशन। तो चाय छन्ने पे क्या रह जाएगा, टी पाउडर, नीचे आ जाएगा आपका मिल्क प्लस शुगर। तो इस तरह से हमने शुगर और मिल्क पाउडर को अलग, शुगर और टी पाउडर को अलग कर लिया, इसे कहेंगे फिल्ट्रेशन प्रोसेस, जिसमें सपोज शुगर था आपका मेन सब्सटेंस और आपका चाय पाउडर था आपका इम्प्यूरिटी। तो इस तरह से आप इस मेथड को कंपेयर कर सकते हो। या फिर सैंड को आप नमक से अलग करना है, तो आप क्या करोगे, उस मिक्सचर को आप पानी में डिसॉल्व करोगे, नमक पानी में डिसॉल्व हो जाएगा, आपको जस्ट फिल्टर करना है जिससे ऊपर सैंड रह जाएगा और नीचे पानी के साथ नमक आ जाएगा, ठीक है। तो ये सेकेंड मेथड बहुत यूजफुल है आपको वो इम्प्योरिटी को निकालने के लिए जो मेन सब्सटेंस के साथ सॉल्वेंट में सॉल्युबल नहीं है। सो फिल्ट्रेशन प्रोसेस इज वेरी वेरी सिंपल। आपको क्या करना है, इसके लिए आपको बनाना है एक फिल्टर पेपर का कोन और उसको प्लेस करना है फनल में। तो ये फनल है, ठीक है, ये आपको लैब में दिख जाएगा। तो ये फनल है, इस फनल में आप बनाओगे फिल्टर पेपर का कोन। फिल्टर पेपर का कोन बनाने के लिए आप एक सर्कुलर फिल्टर पेपर कट करोगे और उसे जस्ट फोल्ड करके कोन का शेप दे दोगे। उस कोन को आप इस फनल में प्लेस करोगे। इस फनल को आप स्टैंड से जोड़ दोगे कि फनल जगह से हिले नहीं, और उस फनल को रख दोगे एक बीकर में, ठीक है। तो एक बीकर के ऊपर आपने फनल को प्लेस कर दिया, उसको स्टैंड से जोड़ दिया कि ये फनल हिले नहीं, और एक नेक्स्ट बीकर में आप बना लियो वाटर और सैंड का मिक्सचर। क्योंकि अभी आपको नमक दैट इज NaCl और सैंड को अलग करना है, ठीक है। तो नमक और सैंड को अलग करना है, तो आपने क्या किया, वो वाले सॉल्यूशन को वाटर में मिक्स कर दिया। तो इसमें आपका हो गया नमक पानी में मिक्स और सैंड वैसे के वैसे। अब मैं क्या करूँगी, फिल्टर पेपर को पहले थोड़ा सा मॉइस्ट करूँगी। मॉइस्ट क्यों करना है, क्योंकि मॉइस्ट करने से फिल्टर पेपर ये वाले वाटर को नहीं पिएगा, ठीक है। तो आपको पता है कागज पहले पानी को एब्जॉर्व कर लेता है। तो यदि ये पहले से मॉइस्ट रहेगा तो ये वाले जो सोल्यूशन जब मैं इसमें पोर करूँगी तो ये वाले सोल्यूशन को एब्जॉर्व नहीं करेगा, जिससे ये मेरा थोड़ा भी नमक वाला पानी वेस्ट नहीं होगा, मैं पूरी तरह उसे कलेक्ट कर पाऊँगी, ठीक है। तो इसलिए मैं पहले इस फिल्टर पेपर को मॉइस्ट कर लूँगी और फिर मेरा जो सोल्यूशन बना है सैंड, वाटर और NaCl का, वो मैं इसमें पोर करूँगी। पोर करते ही क्या होगा, फिल्ट्रेट और रेसिड्यू अलग हो जाएगा। सो रेसिड्यू इज द इनसॉल्युबल पार्ट रिमेनिंग ऑन द फिल्टर पेपर, ठीक है। जो पार्ट सॉल्युबल नहीं था, जो रिमेन हो गया, उसको कहेंगे रेसिड्यू, दैट इज सैंड। वो पानी में डिसॉल्व नहीं होगा, ऊपर रह जाएगा, तो दैट इज रेसिड्यू। और नमक प्लस पानी नीचे आ जाएगा, दैट इज फिल्ट्रेट। सो द लिक्विड कलेक्टेड इन द बीकर इज कॉल्ड एज फिल्ट्रेट। तो जो लिक्विड नीचे आएगा वो फिल्ट्रेट और ऊपर जो रह जाएगा वो रेसिड्यू। तो इस तरह आप ऐसे वाले सॉलिड को प्यूरिफाई कर सकते हो जिसकी इम्प्यूरिटी उस सॉल्वेंट में सॉल्यूबल नहीं थी पर मेन सब्सटेंस सॉल्यूबल था। नेक्स्ट इज द फिल्ट्रेशन कैरिड आउट बाय यूजिंग वैक्यूम पंप, ठीक है। ये फिल्ट्रेशन सिंपल फिल्ट्रेशन है, नॉर्मल फिल्ट्रेशन है जो ग्रेविटेशनल फोर्स से वर्क करता है, क्योंकि ग्रेविटी इस पानी को नीचे लाती है। बट दिस इज नेक्स्ट फिल्ट्रेशन दैट इज यूज्ड वर्क ऑन द बेसिस ऑफ वैक्यूम पंप। एक वैक्यूम पंप लगा रहता है, जैसे वैक्यूम क्लीनर होता है, आप सबने वैक्यूम क्लीनर देखा होगा, वो डस्ट पार्टिकल
को कैसे अपने अंदर खींच लेता है, तो उस तरह से ही एक वैक्यूम पंप होता है, या उसे सक्शन पंप बोलते हैं, ठीक है। और इस वैक्यूम पंप से जो फिल्ट्रेशन होता है उसे कहते हैं फिल्ट्रेशन अंडर सक्शन, ठीक है, फिल्ट्रेशन अंडर सक्शन। तो ये इस टाइप का फिल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है और बहुत ज़्यादा इफिशिएंट और फास्ट है ये नॉर्मल फिल्ट्रेशन से, ठीक है। तो नॉर्मल झाड़ू देने से ऑफकोर्स वैक्यूम पंप ज़्यादा अच्छा काम करता है, क्योंकि वो बहुत जल्दी और इजीली सारे डस्ट पार्टिकल को अंदर खींच लेता है, करेक्ट। तो सेम ये वही वाला ये प्रोसीजर है। नॉर्मल फिल्ट्रेशन से वैक्यूम फिल्ट्रेशन ज़्यादा इफिशिएंट है, ज़्यादा फास्ट है और ज़्यादा अच्छा आपको रिजल्ट्स देता है। तो आपको इस फिल्ट्रेशन के लिए क्या चाहिए? तो द असेंबली फॉर फिल्ट्रेशन अंडर सक्शन कंसिस्ट ऑफ अ थिक वॉल कोनिकल फ्लास्क विद साइड आर्म। ये है आपका थिक वॉल कोनिकल फ्लास्क। देखो ये फ्लास्क कोन की तरह दिखता है, इसलिए इसे कहते हैं कोनिकल फ्लास्क। तो आपको चाहिए एक थिक वॉल कोनिकल फ्लास्क, ठीक है, और उसके साथ आपको चाहिए एक साइड आर्म। ये है उसका साइड आर्म जिसमें एक होल हो, ठीक है। इस साइड आर्म में आपको क्या कनेक्ट करना है? एक रबर ट्यूब थ्रू। इस साइड आर्म में आपको कनेक्ट करना है रबर ट्यूब, और वो रबर ट्यूब कनेक्ट होगा आपके सेफ्टी बॉटल को। एक सेफ्टी बॉटल होता है यहाँ पे। अब सेफ्टी बॉटल की ज़रूरत क्यों है? सपोज ये सेफ्टी बॉटल यहाँ पे नहीं रहेगा, जब हम फिल्टर करेंगे तो फिल्टर नीचे आने के बजाय यहाँ पे भी खींचा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे वैक्यूम की कंडीशन ज़्यादा है, यहाँ से वैक्यूम क्रिएट होगा, करेक्ट। तो ये ज़्यादा यहाँ खींचा जा सकता है, जिससे वो फिल्ट्रेट वैक्यूम पंप में घुस के वैक्यूम पंप को ख़राब कर सकता है। इसलिए यहाँ पे एक होता है सेफ्टी बॉटल। वो बॉटल क्या करता है, जो एक्स्ट्रा फिल्टर जो इस तरफ आ रहा है उसे कलेक्ट कर लेता है और वैक्यूम पंप तक पहुँचने नहीं देता, ठीक है। तो ये हुआ आपका साइड आर्म में कनेक्टेड रबर ट्यूब जो कनेक्टेड है आपके सेफ्टी बॉटल को। अब ऊपर क्या चाहिए आपको? ऊपर चाहिए पोर्सनिल फनल कॉल्ड Buchner funnel. So this is the Buchner funnel actually. So this is the Buchner funnel. तो Buchner funnel एक funnel है जो पोर्सिलिन मटेरियल से बना रहता है, ठीक है। तो ये पोर्सिलिन मटेरियल से बना हुआ ये एक फनल होता है, और ये फनल में नीचे बहुत सारे होल्स होते हैं। इस फनल में नीचे होल्स होते हैं, जैसे हम लोग के घर में छलनी होती है जिससे मम्मी कुछ छानती, आटा छानती है या मैदा छानती है, उस तरह का इसमें छेद होता है, ठीक है। और ये जो है इस वाले कोनिकल फ्लास्क को अटैच होता है वाया रबर कॉर्क, और इस फनल में होते हैं बहुत सारे छेद, और इस फनल के ऊपर प्लेस किया जाता है एक फिल्टर पेपर। वो फिल्टर पेपर भी सर्कुलर शेप में कट किया जाता है जो इसमें प्रॉपरली फिट हो जाए। उसके बाद वो फिल्टर पेपर को वापस मॉइस्ट किया जाता है कि वो हमारे फिल्टर्ड को नहीं पी ले, इसलिए फिर हम उसे मॉइस्ट कर देंगे। और अब नॉर्मल फिल्ट्रेशन में जैसे हम पोर करते सोल्यूशन, वैसे ही सोल्यूशन हम इसमें पोर करेंगे। पोर करते ही क्या होगा, रेसिड्यू ऊपर रह जाएगा और फिल्ट्रेट नीचे, और इस तरह से हम क्रिस्टल्स कलेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। और फिल्ट्रेट यहाँ से हम अलग कर सकते हैं, ये असेंबली को निकाल के नीचे से हम फिल्ट्रेट निकाल सकते हैं। तो ये हो गए दो टाइप ऑफ फिल्ट्रेशन, ये सिंपल फिल्ट्रेशन एंड दिस फिल्ट्रेशन इज अंडर सक्शन। नेक्स्ट इज क्रिस्टलाइजेशन मेथड। सो क्रिस्टलाइजेशन मेथड लिटिल डिफरेंट है फिल्ट्रेशन से। देखो क्रिस्टलाइजेशन मेथड एक्चुअली उन सॉलिड्स के लिए यूज़ किया जाता है जिसमें बहुत कम इम्प्यूरिटीज़ होती है, ठीक है। वो क्रूड सॉलिड होते हैं और उनमें बहुत कम इम्प्यूरिटी होती है। तो क्रूड सॉलिड विथ ओनली सम इम्प्यूरिटीज़, बहुत कम इम्प्यूरिटीज़, इट इज़ कॉल्ड एज, प्रोसेस इज कॉल्ड एज क्रिस्टलाइजेशन। सो डेफिनेशन पूछा जाएगा एग्जाम में, तो इसका डेफिनेशन है व्हेन अ क्रूड सॉलिड इज मेड अप ऑफ मेनली वन सब्सटेंस। तो क्रूड सॉलिड में 98% मेन सब्सटेंस होगा, सिर्फ 2% दैट इज हैज सम इम्प्यूरिटीज, इट इज प्यूरिफाइड बाय यूजिंग क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। उसको हम लोग फिल्ट्रेशन से नहीं कर सकते, क्योंकि 2% इम्प्यूरिटी हम फिल्टर पेपर पे नहीं कलेक्ट कर पाएंगे इजिली। तो इसलिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यूज़ करेंगे अपना ये क्रिस्टलाइजेशन मेथड। और क्रिस्टलाइजेशन मेथड होते हैं 4 स्टेप्स में। पहला स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सोल्यूशन। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप जहाँ पे सैचुरेटेड सोल्यूशन प्रिपेयर करना है। तो सैचुरेटेड सोल्यूशन प्रिपेयर होता कैसे है, आपको जिस क्रूड सॉलिड को क्रिस्टलाइज करके प्यूरिफाई करना है, उस क्रूड सॉलिड को बहुत ज़्यादा अमाउंट में एक बीकर में लोगे और उसमें कम से कम अमाउंट सॉल्वेंट डालोगे, ठीक है।
वो सॉलिड ज़्यादा अमाउंट में होना चाहिए और सॉल्वेंट कम से कम अमाउंट में, और फिर उसे हीट करोगे। हीट करने से उसमें क्या होगा, आपका सॉलिड डिसॉल्व होने लगेगा, और आपको और सॉलिड ऐड करने की जरूरत पड़े तो और ऐड करो। उस टाइम तक आपको सॉलिड ऐड करना है जब तक वो डिसॉल्व होना बंद ना हो जाए। ठीक है, सॉलिड कब तक ऐड करोगे उसमें, जब तक वो आगे डिसॉल्व होना बंद ना हो जाए। और जब वो ऐसा हो जाए, मतलब जब वो डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा, तब आप सॉलिड ऐड करना बंद कर दोगे और उसे अच्छे से हीट करोगे, और जो सोल्यूशन बनेगा उसे कहेंगे सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन मतलब वो एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें अब सॉलिड कोई भी इसमें कोई भी सिचुएशन में आगे डिसॉल्व नहीं हो सकता। ठीक है, तो फिर इससे आप हीट करोगे और ये सोल्यूशन बना लोगे। अब इस सोल्यूशन में क्या होगा, जो इम्प्यूरिटी सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं हो सकती, वो इम्प्यूरिटी पानी में वैसे कि जो सॉल्वेंट है उसमें वैसे के वैसे रह जाएगी और आपका सॉलिड डिसॉल्व हो जाएगा। अब इसे हॉट कंडीशन में ही फिल्टर करना है, दैट इज कॉल्ड एज हॉट फिल्ट्रेशन। हॉट कंडीशन में ही फिल्टर क्यों करना है, क्योंकि यदि ये कूल हो गया तो कूल होने से जो सॉलिड उस सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो गया है वो सॉलिड वापस आ जाता है। ठीक है, इसलिए इसे ना हमेशा हॉट कंडीशन में ही आप फिल्टर करोगे। तो हॉट कंडीशन में फिल्टर करते ही क्या होगा, ये सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हमारा सॉलिड प्रेजेंट है इस सोल्यूशन में, तो इसे कहेंगे सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। इसे हम फिल्टर करेंगे, फिल्टर करते ही हमारा जो अनडिसॉल्व रेसिड्यू है, जो अनडिसॉल्व गंदगी है, वो ऊपर रह जाएगी और नीचे आ जाएगा फिल्ट्रेट अलॉन्ग विथ आर सॉलिड विच इज डिसॉल्व इन इट। तो सॉलिड उसमें डिसॉल्व रहेगा, वो नीचे आ जाएगा। तो अब आप क्या करोगे, इसे रूम टेम्परेचर पे कूल करोगे। अब रूम टेम्परेचर पे कूल क्यों करना है, क्योंकि कूल होते ही वो सॉलिड की सॉल्युबिलिटी इस सॉल्वेंट में कम हो जाएगी, वो सॉलिड कम से कम सॉल्युबल हो जाएगा इस सॉल्वेंट में, और उसकी वजह से वो वापस जनरेट होने लगेगा। ठीक है, तो सॉलिड वापस जनरेट होने लगता है क्योंकि वो सॉल्युबल इसमें कम होने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, शुगर पानी में सॉल्युबल है, बट रूम टेम्परेचर पे वो उतनी जल्दी नहीं सॉल्युबल होगा जितना हीट करते ही। आप ट्राई कर सकते हो, आप सिर्फ 2 क्रिस्टल चीनी लो, उसको 1 चम्मच पानी पे रखो और देखो कितना टाइम लगता है उसको रूम टेम्परेचर पे डिसॉल्व होने के लिए, अराउंड 10 मिनट्स। और उसी को आप चम्मच को सहित गैस पे हीट करो, विद इन सेकेंड वो डिसॉल्व हो जाएगा। तो इसलिए कोई भी सॉलिड हॉट कंडीशन में ज़्यादा सॉल्युबल है, तो जब हम इसे कूल करेंगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी और हमें क्रिस्टल के फॉर्म में ये दिखने लगेगा। अब सपोज कुछ इम्प्यूरिटी जो इसमें डिसॉल्व हो गई है अलॉन्ग विथ सॉलिड, कुछ इम्प्यूरिटी तो यहाँ निकल गई जो डिसॉल्व नहीं हुई, बट सपोज कुछ इम्प्यूरिटी यहाँ पे डिसॉल्व हो गई अलॉन्ग विथ सॉलिड, वो इम्प्यूरिटी वापस क्रिस्टल नहीं फॉर्म कर पाएगा। क्यों, क्योंकि वो इम्प्यूरिटी का सॉल्यूशन सुपर सैचुरेटेड नहीं है। ठीक है, जो हमारा मेन सॉलिड है उसका सोल्यूशन सुपर सैचुरेटेड है क्योंकि वो सॉलिड बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, पर इम्प्यूरिटी तो बहुत कम अमाउंट में है। करेक्ट, सम इम्प्यूरिटी, बहुत कम अमाउंट में इम्प्यूरिटी है, इसलिए वो वापस जनरेट नहीं होगा, सिर्फ मेरा सॉलिड ही रीजनरेट होगा। अब मैं क्या करूँगी, इसे वापस फिल्टर करूँगी और फिल्टर करते ही मैं अपना क्रिस्टल कलेक्ट कर लूँगी। तो दिस इज द मेथड ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, दैट इज व्हेन अ क्रूड सॉलिड is made up of mainly one substance and has some impurity, it is purified by process of crystallization, and this is mainly carried out by 4 steps. That is, the first step is preparation of saturated solution, second hot filtration, third cooling of filtrate, and fourth again filtration. ठीक है, तो सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाओ, बहुत ज़्यादा सॉलिड उसमें कम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डाल के उसे हीट करो और फिर उसे फिल्टर करो, अनडिजॉल्व इम्प्यूरिटी ऊपर, सॉलिड और आपका डिजॉल्व सॉल्वेंट नीचे, और फिर बाद में रूम टेम्परेचर पर कूल करते ही आपका मेन सॉलिड वापस आ जाएगा, उसको वापस फिल्टर करो और आपको आपका प्योर फॉर्म ऑफ क्रिस्टलाइज सॉलिड मिल जाएगा। अब इसके लिए चॉइस ऑफ सॉल्वेंट, मैं कोई भी सॉल्वेंट यूज़ नहीं कर सकती हूँ, कोई भी सॉलिड प्यूरिफाई करने के लिए मुझे पर्टिकुलर सॉल्वेंट ही यूज़ करना होगा। तो सॉल्वेंट में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, सपोज मेरे पास कंपाउंड ए, कंपाउंड बी, कंपाउंड सी है, तीनों को मैं सेम सॉल्वेंट से प्यूरिफाई नहीं कर सकती हूँ, सेम सॉल्वेंट में क्रिस्टलाइज नहीं कर सकती हूँ।
मुझे ए को डिफरेंट, बी को डिफरेंट, सी को डिफरेंट यूज़ करना होगा, तो उस सॉल्वेंट में क्या प्रॉपर्टीज चाहिए? तो पहला, the compound to be crystallized should be least or sparingly soluble in solvent at room temperature but highly soluble in high temperature. मतलब जो भी कंपाउंड मुझे क्रिस्टलाइज करना है वो वाला कंपाउंड मेरे गिवन सॉल्वेंट में रूम टेम्परेचर पे बहुत कम सॉल्युबल होना चाहिए, बहुत कम, और हाई टेम्परेचर पे हीट करते ही पूरा सॉल्युबल होना चाहिए। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल बेंजोइक एसिड, तो बेंजोइक एसिड ऐसा है जो पानी में रूम टेम्परेचर पर सॉल्युबल ही नहीं होता, बहुत कम सॉल्युबल होता है, 10% अराउंड, पर जैसे ही मैं उसको हीट करूंगी वो पूरी तरह पानी में डिजोल्व हो जाता है। तो मुझे बेंजोइक एसिड के लिए सबसे बेस्ट सॉल्वेंट क्या है? वाटर। सपोज मेरे पास कोई ऐसा है जैसे नमक, नमक को मुझे प्यूरिफाई करना है तो उसके लिए भी सॉल्वेंट क्या ले सकती हूँ मैं? पानी, करेक्ट। बट अभी सपोज मेरे पास कोई ऐसा सब्सटेंस है जो पानी में रूम टेम्परेचर में बहुत जल्दी डिजोल्व हो रहा है, तो मैं उसे यूज नहीं कर सकती हूँ क्रिस्टलाइजेशन के लिए। क्यों? क्योंकि यदि वो रूम टेम्परेचर पे इजीली डिजोल्व हो रहा है तो उसके क्रिस्टल्स वापस रूम टेम्परेचर पे बन नहीं पाएंगे और मुझे मेरा डिजोल्व सब्सटेंस वापस नहीं मिल पाएगा। तो कुछ फायदा हुआ क्रिस्टलाइजेशन का? नहीं। इसलिए मुझे उस प्रोसेस में ऐसा ही सॉल्वेंट यूज करना है जो मेरे सॉल्यूट को रूम टेम्परेचर पे कम से कम डिजोल्व करे और हाई टेम्परेचर पे कंप्लीटली डिजोल्व करे। ठीक है। सेकेंड, सॉल्वेंट शुड नॉट रिएक्ट केमिकली विद द कंपाउंड। सॉल्वेंट कंपाउंड के साथ केमिकली रिएक्ट नहीं करना चाहिए। यदि वो रिएक्ट कर रहा है तो हमें तीसरा ही कोई कंपाउंड क्रिस्टल के फॉर्म में मिलेगा, ना कि मेरा खुद का कंपाउंड या सॉल्यूट। ठीक है, मुझे कोई तीसरा ही मिलेगा, इसलिए सॉल्वेंट मेरे कंपाउंड के साथ रिएक्ट नहीं करना चाहिए। थर्ड, सॉल्वेंट जिसमें भी हम अपना सॉलिड डिसॉल्व कर रहे हैं वो वॉलेटाइल होना चाहिए। क्यों? इससे हमें हमारा कंपाउंड बहुत ईजिली और प्योर फॉर्म में मिल जाएगा यदि वॉलेटाइल रहा तो सॉल्वेंट। तो बेस्ट सॉल्वेंट ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर की कोशिश की जाती है एज अ सॉल्वेंट यूज़ करने के लिए, और यदि वाटर नहीं तो इथिल अल्कोहल, मिथिल अल्कोहल, एसीटोन, ईथर, ये सब यूज़ किया जाता है क्रिस्टलाइजेशन के लिए। और कुछ केसेस में ऐसे कुछ सॉलिड्स हैं जो वाटर, इथेनॉल में भी डिसॉल्व नहीं होते। ठीक है, तो अल्कोहल में भी नहीं हो रहे हैं, वाटर में भी नहीं हो रहे हैं, और मिथेनॉल में भी नहीं हो रहे हैं, एसीटोन में भी नहीं हो रहे हैं। तो उस कंडीशन में ये सॉल्वेंट्स के एक रेशियो बनाकर यूज़ किया जाता है क्रिस्टलाइजेशन के लिए। तो आप लैब में जब देखोगे तो देखोगे कभी कभी प्योर सॉल्वेंट भी यूज़ किया जा रहा है, या कभी कभी 2-3 सॉल्वेंट को मिक्स करके क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के लिए यूज़ किया जा रहा है। तो आपको ये 3 प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट याद रखना। पहला, जो भी आप सॉल्यूट यूज़ कर रहे हो सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने के लिए, आपको वो सॉल्वेंट रूम टेम्परेचर पर सॉल्यूट को डिसॉल्व नहीं करना चाहिए, बट हाई टेम्परेचर पर कंप्लीटली डिसॉल्व करना चाहिए। सेकंड, वो सॉल्वेंट आपके गिवन कंपाउंड के साथ रिएक्ट नहीं करना चाहिए। थर्ड, वो वॉलेटाइल होना चाहिए कि जल्दी से जल्दी वो निकल जाए और बाहर आपकी क्रिस्टल प्योर फॉर्म में छोड़ जाए। नेक्स्ट है क्रिस्टलाइजेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट फ्रॉम इम्प्योर सैंपल। अभी जो कॉमन सॉल्ट है, स्पेशली आप राशन की दुकान से जब कॉमन सॉल्ट लाओगे, आपको उसमें बहुत सारे छोटे छोटे इम्प्योरिटीज दिखेंगे। तो उसे आप कैसे प्यूरिफाई कर सकते हो? तो प्यूरिफाई कर सकते हो आप बाय क्रिस्टलाइजेशन मेथड। तो आपका एपरेटस क्या क्या चाहिए? एक बीकर चाहिए, ग्लास रॉड चाहिए, फनल चाहिए, फिल्टर पेपर, स्टैंड एंड इवापोरेटिंग डिश। ठीक है। नेक्स्ट, आप क्या करोगे? और मटेरियल क्या चाहिए आपको? मार्केट से इम्प्योर सॉल्ट या फिर सॉल्ट और सैंड का मिक्सचर। प्रोसीजर, आपको क्या करना है? थोड़ा सा पानी लेना है बीकर में, उसमें सॉल्ट ऐड करना है और उसको ग्लास रॉड से स्टर करते जाना है। आपको सॉल्ट उस पानी में तब तक ऐड करना है जब तक ज़्यादा से ज़्यादा और सॉल्ट डिसॉल्व होना बंद हो जाए। ठीक है, तो सपोज आपने 1 चम्मच सॉल्ट ऐड किया, वो डिसॉल्व हो गया, 2 चम्मच किया, हो गया, तीसरा डाला, हो गया, चौथा डाला, हो गया। बट एक सिचुएशन ऐसा आएगा कि अब नेक्स्ट वाला चम्मच वाला सॉल्ट उसमें डिसॉल्व नहीं होगा, तो अब आपको बंद कर देना है और फिर इस सोल्यूशन को हीट करना। हीट करते ही आपको एक क्लियर सोल्यूशन दिखेगा। अब इस क्लियर सोल्यूशन को हॉट कंडीशन में ही आपको फिल्टर करना है। फिल्टर करते ही इनसॉल्युबल इम्प्यूरिटी फिल्टर पेपर पे ऊपर रह जाएगी और फिल्ट्रेट के साथ आपका नमक नीचे इवापोरेटिंग डिश में आ जाएगा। अब इसे क्या करोगे? आप रूम टेम्परेचर पे कूल करोगे।
कूल करते ही आपको प्योर NaCl मिल जाएगा और दूसरे जो सॉल्यूबल इम्प्यूरिटी थी वो आपके फिल्ट्रेट में, उसको बोलते हैं मदर लिकर। क्योंकि उसे मदर लिकर क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो आपके क्रिस्टल को जन्म देती है, इसलिए उस मदर लिकर में सॉल्यूबल इम्प्यूरिटी वैसे के वैसे रह जाएगी और आपका प्योर NaCl बाहर आ जाएगा और आप उसे फिर फिल्टर पेपर पे कलेक्ट करके ड्राई कर लो। तो आप जब जाओगे समुद्र के किनारों पे, स्पेशली जहाँ पे नमक की हार्वेस्टिंग होती है, वहाँ आप नोटिस करोगे कि सी का पानी बहुत सारा ऐसे कलेक्ट करके और उसे बहुत दिनों तक ड्राई होने दिया जाता है। उससे क्या होता है, सी का पानी ऊपर चला जाता है और नमक नीचे रह जाता है, क्योंकि नमक उस सी के पानी में डिजॉल्व था, करेक्ट। और हीट से, सन के हीट से क्या होता है, पानी उड़ जाता है और नीचे आपका नमक के क्रिस्टल मिल जाते हैं। उसी तरह ये कुछ क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस है। नेक्स्ट है फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन क्यों यूज किया जाता है? क्रिस्टलाइजेशन ठीक है, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन किसके लिए? तो उस चीज के लिए है जिसमें दो या दो से ज्यादा आपके पास सब्सटेंस मिक्स्ड है, ठीक है, दो या दो से ज्यादा, और दोनों भी आपको यूजफुल है। नमक और सैंड, सिर्फ नमक यूजफुल था, सैंड नहीं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। पर सपोज मेरे पास है नमक और चीनी दोनों मिक्स, और दोनों भी मुझे चाहिए, ठीक है, दोनों भी मेरे लिए इम्प्योरिटी नहीं, दोनों भी मेरे लिए मेन सब्सटेंस ही है, तब मैं क्या यूज करूंगी? फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। और ये फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन कब यूज होता है? जब two or more soluble substance having widely different solubility in same solvent at room temperature are separated by crystallization। तो ये डेफिनेशन आपको वैसे के वैसे लर्न करना है, ठीक है। दैट इज टू और मोर सॉल्युबल सब्सटेंस हैविंग वाइडली डिफरेंट सॉल्युबिलिटी इन द रूम सेम सॉल्वेंट एट रूम टेम्परेचर आर सेपरेटेड बाय क्रिस्टलाइजेशन। इसका मतलब है जब आपके पास दो ऐसे सॉलिड्स हैं जो उस सेम सॉल्वेंट में सॉल्युबल हैं, ठीक है, दोनों भी सॉलिड सेम सॉल्वेंट में सॉल्युबल है, पर उनकी सॉल्युबिलिटी लेवल अलग है। तो एक सॉलिड बहुत जल्दी सॉल्युबल हो जाता है उस सॉल्वेंट में, दूसरा सॉलिड लेट सॉल्युबल होता है उस सॉल्वेंट में रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। तब वैसे वाले दोनों सॉलिड्स को आप सेम सॉल्वेंट यूज करके क्रिस्टलाइज कर सकते हो फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन मेथड से। दोनों भी सेम सॉलिड, दोनों भी सेम सॉल्वेंट में सॉल्युबल है, जस्ट द डिफरेंस इज एक जल्दी होता है और एक लेट रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। तो अब आप कौन सा मेथड यूज करोगे सेपरेट करने के लिए? फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। तो उसके लिए क्या करोगे? मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट ए एंड बी दोनों को डिसॉल्व करोगे, डिसॉल्व सुटेबल सॉल्वेंट में, कम अमाउंट ऑफ सुटेबल सॉल्वेंट में, फिर उसे हॉट करोगे और उसका सैचुरेटेड सोल्यूशन प्रिपेयर करोगे। उस सैचुरेटेड सोल्यूशन को वापस फिल्टर करोगे जिससे कोई डस्ट पार्टिकल या कुछ इम्प्यूरिटी हो वो निकल जाए, और नीचे जो फिल्ट्रेट मिलेगा उसे कूल होने दोगे। जैसे ही फिल्ट्रेट कूल होगा, जो सॉल्यूट कम सॉल्यूबल है वो सबसे पहले क्रिस्टलाइज होगा। ये याद रखना है, जो कम सॉल्यूबल है वो सबसे पहले क्रिस्टलाइज होता है, ना कि ज़्यादा, ठीक है। जो कम सॉल्यूबल है उसको तो उस सॉल्वेंट में रहना नहीं होगा क्योंकि वो कम सॉल्यूबल है, इसलिए वो जल्दी से बाहर आ जाएगा, तो वो क्रिस्टलाइज फर्स्ट होगा। फिर आप क्या करोगे? इसे फिल्टर कर लोगे, उसको अच्छे से वॉशिंग दोगे और उसको ड्राई करके आपका एक ए अलग हो गया। अब बी रह गया। बी के लिए क्या करोगे? जो नीचे अभी भी सॉल्वेंट है, फिल्ट्रेट है, जो इसको फिल्टर करने के बाद, ए को फिल्टर करने के बाद जो अभी भी फिल्ट्रेट बचा है उसमें बी भी प्रेजेंट है, करेक्ट। उसको वापस आप हीट करोगे, हीट करके वापस उस मदर लिक्विड को या सॉल्वेंट को इवापोरेट करोगे। इवापोरेट करने के बाद नीचे जो सेकंड क्रिस्टल बचेगा वो हो गया आपका क्रिस्टल बी। और इस तरह से आपने ए और बी दोनों को अलग कर लिया, क्योंकि दोनों की सॉल्युबिलिटी लेवल सेम सॉल्वेंट में अलग अलग थी, और इसे कहते हैं फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। And today we have studied the purification of solids. So that's all for today. Thank you. If you have any doubt, you can ask your doubts on
your email ID, that is asiadoubt04@gmail.com. If you have liked my videos, please give me a thumbs up, share this video to more and more of your friends. Any suggestion, any comment, any doubt, you are always free to ask on this email ID and even in the comment box, and you can join my Telegram link which is given in the description. So that's all for today. Thank you. And before departing, the best way to predict future is to create it. If you want to predict your own future, you have to create that. So that's all for today. Thank you. Stay tuned.